जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अमित कुमार जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के अंदर। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं और आज अपन जो एक इम्पोर्टेंट पेपर को सॉल्व करने वाले, पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आपका CET, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसा आप लोगों की एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम से प्रीवियसली, एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए CET का पेपर लेके आया हूं और आई होप एंड आई विश कि आपका इस पेपर में से ज़्यादा नहीं तो कुछ इतने क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट आपके मिल जाए जिससे आपका पेपर, आपका जो एग्ज़ाम है वो आप इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। उसी चीज़ को सोचते हुए, उसी मतलब आप क्वेश्चन पेपर को माइंड में सेट करते हुए मैं आप लोगों के लिए CET का पेपर लेके आया हूं। और ये जो CET का पेपर रहेगा वो CET का पेपर, इसमें मैं आपके 6 क्वेश्चन अब टोटल लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, 6-7 क्वेश्चन। और जो 6-7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये कि मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में से अगर इनमें से आपको 2-4 क्वेश्चन मिल गए तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी चीज़ को सोचते हुए, उसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूं और अपन आज उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब CET, जो आपका नेक्स्ट पेपर जो रहने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो मेनली आपके कितने 6 क्वेश्चन है। याद रखना बच्चा, कितने क्वेश्चन है टोटल? 6 क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा। बाकी आप लोगों के पास, सबके पास नोट्स है, मैंने भी इधर बना रखे, लेकिन कंप्लीटली तरीके से आपको जो आपके नोट्स है उन नोट्स में से आपको पढ़ना है। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चंस ये है और आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ मैं सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, सॉल्यूशन भी आपको बताता रहूँगा, लेकिन मेनली आपको अपने नोट्स से पढ़ना है, नोट्स से स्टडी करनी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कौन सा? पहला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा? पहला क्वेश्चन अपन जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका कौन सा? देखिए, पहला जो अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है आपका पहला डिफाइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि जो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उस IPR को, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आप डिफाइन करना है, पहला क्वेश्चन में आपको। ठीक है, और उसके बाद में एक्सप्लेन टाइप्स एंड फेजेस ऑफ IPR के टाइप्स और फेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा, डिफाइन द मेथड्स ऑफ ओवरकम बैरियर ऑफ IPR। तो ये देखिए, ये आपके तीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके IPR से। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत 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 ज़्यादा क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो IPR क्या होता है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो IPR है, उस IPR को, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फेजेस कौन कौन से हैं, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो है आपका डिफाइन द मेथड्स टू ओवरकम बैरियर ऑफ IPR के कौन कौन से बैरियर है। तो आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाइए, दूसरा अपन क्वेश्चन है आपका डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो गाइडेंस और काउंसलिंग है उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो गाइडेंस और काउंसलिंग उसको डिफाइन कीजिए। एन्यूमरेट द पर्पज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो पर्पज और आपके क्या, अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो पर्पज है उसको एन्यूमरेट करना है। और तीसरा आपका व्हाट आर द इशू फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग के अंदर काउंसलिंग के जो आपका काउंसलिंग है उस काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से
आपके क्या है इश्यूज है उनको डिफाइन कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको आपकी एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए थर्ड क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं डिफाइन एवीएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन एवीएट्स को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर द पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एवीएट्स, जो एवीएट्स है उसके पर्पज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनको डिफाइन कीजिए। एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और तीसरा क्या बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है एवीएट्स के, उस क्लासिफिकेशन को आप डिफाइन कीजिए और उसके साथ साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिफाइन कीजिए, किसके, एवीएट्स के, ठीक है, एवीएट्स के। तो ये तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चौथा आ जाइए, चौथा क्वेश्चन अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपका डिफाइन एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, उस एजुकेशन को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। और या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है उसको आप डिफाइन कीजिए। एंड देखिए दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है या फिर वो आपसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों वो आपके इंपॉर्टेंट है। आपसे एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है, आपसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। और सेकंड, राइट द मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मैक्सिमस ऑफ जो टीचिंग है वो आपका शॉर्ट नोट्स में भी वो पूछ सकता है आपसे, या फिर आपके जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऑप्शन में दे सकता है। और थर्ड देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जो लर्निंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए और जो टीचिंग है उस टीचिंग के प्रिंसिपल्स को डिफाइन कीजिए। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चौथा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपका डिफाइन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को डिफाइन कीजिए। राइट अबाउट टूल टू इवेल्युएट एंड क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ टूल, यानी जो आपके इवेल्युएट की जो टूल है उन टूल को आप डिफाइन कीजिए और क्राइटेरिया को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। और साथ में राइट स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के स्कोप कौन सा है उसको भी आप डिफाइन कीजिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना बच्चा, पहला आईपीआर वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेंस काउंसलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देख लीजिए नेक्स्ट, थर्ड आपका एवीएट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एब्सोल्युटली आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेट ये, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए आप 5 बार डिफाइन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को डिफाइन कीजिए। राइट अबाउट टूल टू इवेल्युएट एंड क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ टूल, तो ये आपका 5वां। और 6वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपके 5 शॉर्ट नोट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। पहला माइक्रो टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा जोहरी विंडो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चौथा आपका ग्रुप डायनेमिक, और 5वां आपका चेकलिस्ट। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है शॉर्ट नोट्स है जो मैं आपके सामने लेके आया। ये 6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा, ये 6 की 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब नेक्स्ट देखिए अगला, यस पहला अपन पढ़ते हैं सबसे पहला आंसर आपका आईपीआर के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं आईपीआर क्या है, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था आईपीआर के बारे में, तो आईपीआर क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले आईपीआर, तो आईपीआर की अगर अपन बात करें, तो आईपीआर क्या होता है बच्चा, याद रखना। देखिए आईपीआर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस बीइंग एज दैट वी आर सोशल बीइंग। देखिए आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ में क्या है, अपन एक दूसरे के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, और आपका बिहेवियर है, आपका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, बिहेवियर है, वो सब अपन किसके अंदर देखते हैं, आईपीआर के अंदर देखते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर एंड हैव बीन द कोर ऑफ आवर सोशल सिस्टम सिंस द डाउन ऑफ सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नर्सिंग इज ए थेरेपेटिक प्रोसेस, एंड बिल्कुल नर्सिंग के अंदर अपन जो आईपीआर मेंटेन करते हैं उसका मेन पर्पज, मेन मोटिव क्या है, क्योंकि अपन एज ए नर्सिंग स्टाफ जब हॉस्पिटल के अंदर आप ड्यूटी करते हो तो आपको आईपीआर मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप अगर सोशलाइजेशन पर्सन हो, अपनी फैमिली के अंदर रहते हो, तो डेफिनेटली आपको आईपीआर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, आईपीआर कहलाता है, याद रखना, ठीक है। वही क्या कहलाता है, आपका आईपीआर कहलाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सन रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सन रिलेशनशिप है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो इंटरपर्सन रिलेशनशिप रेफर टू रेसिप्रोकल सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लोग हैं उन दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य जो बैठाता है, आपस में एक दूसरे के प्रति जो इंटरेक्शंस होता है वो क्या कहलाता है? आपका IPR कहलाता है। ठीक है, याद रखना चाहिए, वो क्या कहलाता है? आपका IPR कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो टाइप ऑफ इंटरपर्सन रिलेशनशिप, तो इंटरपर्सन जो रिलेशनशिप है उसके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली के साथ में रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लव, मैरिज, पैलेटोनिक रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप, और आपका कौन सा एक्यूटेंस रिलेशनशिप। ये सारे के सारे रिलेशनशिप अपन पढ़ते हैं इस IPR के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टाइप। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपन ने अलग अलग चीज जो अपने टाइप पढ़े थे उनके बाद फ्रेंडशिप की भी इस पे देखे, तो जो एक दूसरे के साथ में भाई एक फ्रेंडशिप होता है, कैजुअल एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो उससे अपन हर चीज़ को शेयर करके चलते, हर बात को शेयर करके चलते, तो वो आपका फ्रेंडशिप बेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, फैमिली एंड किनशिप। फैमिली के बेस पे देखें तो जो फैमिली है उस फैमिली के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन रहता है, आपका जो वर्बल एक दूसरे के प्रति आपका जो क्या रहता है, कम्युनिकेट रहता है, वो अपन मतलब बोलते हैं ना, भाई के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा, भाई के साथ में आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, सिस्टर के साथ में रहेगा वो आपका डिफरेंट। तो जो पूरा आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपका अटेंशन कैसा रहेगा, वो सब अपन किसके अंदर देखते हैं? इस टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए सबके अलग अलग टाइप्स, मैंने आपको हर एक टाइप्स डिफाइन किए, देख लेना। नेक्स्ट बात करें प्रोफेशनल के हिसाब से, तो जहां आप काम करते हो, जहां आप जॉब करते हो, तो वहां आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, वहां आप किस टाइप से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हो, वो आप वहाँ आप किस टाइप से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हो, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर आएगा। अगला देख लीजिए नेक्स्ट, लव की बात करें तो बिल्कुल साहब, आपका अपने पार्टनर के साथ में जो अट्रैक्शन रहता है, आपका अपने पार्टनर के साथ में जो बाउंडिंग रहती है, जो रिलेशनशिप आप मेंटेन करके चलते हो, वो रिलेशनशिप आपका कौन किसके अंदर आता है? इस लव के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगला, आपका फैमिली एंड किनशिप के बेस पे देखें तो फैमिली और किनशिप के बेस पे देखें तो जो फैमिली है, आपके फैमिली के मेंबर होते हैं, मैंने जैसा अभी आपको बताया था, फैमिली के हर एक मेंबर के साथ में आपका रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ में फैमिली के अदर जो लोग होते हैं उनके साथ में भी आपका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। तो यही चीज़ आपकी जो फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर के साथ आपका अट्रैक्शन कैसा रहेगा, फैमिली मेंबर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्योंकि अपन IPR पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे बच्चा? IPR पढ़ रहे, और IPR का मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे के बीच में आपका जो रिलेशनशिप रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो सब अपन इस IPR के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, प्रोफेशनल आपका हो गया, फैमिली किनशिप हो गया आपका, इसके बाद में फ्रेंडशिप जो देखते हैं अपन, देखिए फ्रेंडशिप अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए लव अपना हो गया। मैरिज, अब आ जाइए मैरिज पे, तो मैरिज की बात करें तो मैरिज इज ए फॉर्मलाइज इंटरप्रेट। अब देखिए, अब जहां आप लव के अंदर पढ़ रहे थे तो वहां आपका और आपके पार्टनर के बीच में क्या होता है? एक इंट्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें आप अपने उस पार्टनर के साथ में अपनी जो एक कंटिन्यूटी है एक लाइफ की, वो कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके चलते हो। अब वहीं अगर मैरिज की बात करें तो मैरिज के अंदर जो पर्सन है वो पर्सन अपने, क्योंकि जब पर्सन की जब मैरिज होती है तो उसके बाद में उसके ऊपर क्या होती है? एक रिलेशनशिप को, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक जिम्मेदारी जो है, उस जिम्मेदारी को वो मेंटेन करके चलता है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप, उस जिम्मेदारी के अंदर फिर वो किस टाइप से अपने आप को मैनेज करके चलता है, किस टाइप से अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करके चलता है, वो सब आपके इस मैरिज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नेक्स्ट आपका IPR का टाइप हो गया। अगला आ जाइए पैलेटोनिक रिलेशनशिप। पैलेटोनिक रिलेशनशिप की बात करें तो दो इंडिविजुअल होते हैं, उन दोनों इंडिविजुअल के बीच में विदाउट फीलिंग्स, देखिए आज जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन के साथ में आपका क्या है? आपका ओनली कम्युनिकेशन है, बट एनी टाइप ऑफ फीलिंग्स नहीं है। ठीक, कोई टाइप की फीलिंग नहीं है, बस ये आपका और उसका क्या है? एक रिलेशनशिप है। तो वो अपन किसके अंदर देखते? पैलेटोनिक रिलेशनशिप के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देख लिया अगला, कैजुअल रिलेशन। अपन बोलते हैं यार तो हमारा और उसका तो क्या है? कैजुअल रिलेशनशिप है। नॉर्मली अपन बोलते हैं
कि मेरा और उस पर्सन का तो क्या है, कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक म्यूचुअल लव होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है ना, एक सेक्सुअली बिहेवियर मेंटेन करके चलता है किसके अंदर, इस कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर। याद रखना बच्चा, ठीक है। अगला देख लीजिए नेक्स्ट, अपन ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड रिलेशनशिप। अब देखिए ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड रिलेशनशिप की बात करें तो जो ब्रदरहुड, अपना जो ब्रदर है, अपनी जो सिस्टर है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। एक सिस्टर के साथ में रिलेशन होता है वो आपका डिफरेंट होता है, ब्रदर के साथ में बड़ा भाई है तो उसके साथ रिलेशन अलग होगा, छोटा भाई है तो उसके साथ अलग। तो अपना जो रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप फिर क्या होता है, आपके जो IPR होता है उस IPR को मेंटेन करके चलता है। तो ये तो क्या आपका ब्रदरहुड के। अब नेक्स्ट आता है अपन आपका क्या, टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर एक्विटेंसेस। एक्विटेंसेस की बात करें तो इसका मतलब रिलेशनशिप है वेयर समवन इज सिंपली नोन टू समवन बाय इंट्रोडक्शन और बाय ए फ्यू इंटरेक्शन। मतलब कुछ लोगों के साथ में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, कुछ लोग जैसे अभी आप कहीं जा रहे हो अचानक से और कोई लोग आपके सामने आपसे मिल जाता है, बस में आप बैठे हुए हो, कहीं सफ़र कर रहे हो और कोई साइड में आपके पास बैठा हुआ है और नॉर्मली आपके हाय हेलो हो जाती है ना, तो वो सब आपका किसका आता है, इस एक्विटेंसेस के अंदर आता है, ठीक है बच्चा। तो ये आपका टाइप्स हो गया। अब बात करते हैं अपन फेजेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। तो देखना मेनली आपके कितने 4 फेजेज अपन देखते हैं, जिसमें ओरिएंटेशन रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहेगा, एक्सप्लोटेशन रहेगा और रिसोल्यूशन रहेगा। 4 अपन क्या करते हैं, 4 फेजेज होते हैं आपके IPR की। सबसे पहला रहेगा ओरिएंटेशन, एक दूसरे के बीच में आपका जो ओरिएंटेड आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन, जब आपका कम्युनिकेशन होता है उसके बाद फिर पहचान बनेगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आपसे नई नई बातें उसकी जो है वो आपको जानने को मिलेगी, और फिर उसके बाद में रिसोल्यूशन निकालोगे भाई ये जो पर्सन है उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप मेंटेन होगा या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फेजेस के। तो फेजेस के अंदर देखिए एक नर्स है और एक पेशेंट है, उसके बीच में आपकी जो एक रिलेशनशिप होता है। याद रखना बच्चा, जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका थेरेपेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं आपको जैसे आप आगे पढ़ोगे, 3rd ईयर के अंदर भी पढ़ोगे, तो जो एक नर्स और एक जो पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे अपन थेरेपेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। कौन सा, थेरेपेटिक रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप आपको क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब देखिए अपन जो फेजेस पढ़ रहे थे उसमें आपका ओरिएंटेशन फेज है। तो बिल्कुल पहले अपन क्या करते हैं, ओरिएंटेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कहाँ क्या करता है, कैसा है। तो जो आपकी जिसमें आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हो वो आपका ओरिएंटेशन फेज के अंदर होगी। दूसरा आ जाइए आइडेंटिफिकेशन फेज। आइडेंटिफिकेशन फेज की बात करें तो इसके अंदर जो पेशेंट है उस पेशेंट के प्रति आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जो आपकी सोच रहेगी, जो आपका उसके प्रति एक अटेंशन रहेगा, वो आपका कौन सा अंदर आएगा, आपका आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर आता है। तीसरा आ जाइए नेक्स्ट आपका, 3rd आ जाइए वो है आपका एक्सप्लोरेशन फेज। अगर अपन एक्सप्लोरेशन फेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फेज द पेशेंट आर मेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बाय एक्सप्लोर। बिल्कुल जो पेशेंट है उस पेशेंट की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ठीक है, उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, वो पेशेंट चाहता क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, क्या पर्पज है, तो उसके बारे में जब आप फाइंड आउट करते हो तो वो आपको कौन से फेज के अंदर आता है, इससे एक्सप्लोरेशन फेज के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगला रिसोल्यूशन फेज। आपकी लास्ट एंड 4th फेज होती है आपकी, वो है आपकी रिसोल्यूशन फेज। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका IPR का, एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में भी इस साल भी आ सकता है आपका, ठीक है बच्चा। एग्जाम में इस साल भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है IPR का, तो ये आपको याद रखना है। तो रिसोल्यूशन फेज की बात करें तो दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ क्या, प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है ना, विद आपका एक जो रिहेबिलिटेशन जो होता है, जिसके अंदर एक पर्सन है, उस पर्सन की जो अभी तक आपने पूरा जो ओरिएंटेशन से लेकर के और उसकी जो एक आपकी एक्सप्लेनेशन था वो तो कंप्लीट आपने जो फाइंड आउट किया था, लास्ट में फिर आपको रिसोल्यूशन फेज में आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसकी रिहेबिलिटेशन के बारे में आपको फाइंड आउट करना होता है। कौन सी फेज के अंदर, इस आपकी रिसोल्यूशन फेज के अंदर। तो ये 4थी फेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 4थी फेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो आपका IPR होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन से बैरियर पड़ते हैं तो देखिए बच्चा, पहला आपका सिचुएशनल बैरियर, दूसरा पर्सनल बैरियर, तीसरा सोशियो कल्चरल। ये 3 टाइप के मेनली आपके बैरियर पड़ते हैं अपन किसके अंदर, इस आपके IPR के बैरियर कि जो IPR है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको कौन मेंटेन नहीं होने देता है, उसके अंदर कौन कौन से बैरियर होते हैं। तो बैरियर में आपका
आपका सिचुएशनल, बिल्कुल जो आपकी सिचुएशंस है वो सिचुएशंस आपके कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगी। दूसरा पर्सनल बैरियर, आपकी खुद की पर्सनल जो प्रॉब्लम है, पर्सनल जो भी आपकी ओपिनियन है, पर्सनल आपके जो भी रिलेशनशिप है वो आपके बैरियर का काम करते हैं। और सोशियो कल्चरल बैरियर, जो समाज के रिगार्डिंग जो आपके बैरियर है वो भी आपके कहीं ना कहीं किसके, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बैरियर के अंदर काम आते हैं या फिर बैरियर का रोल प्ले करते हैं। अब बात आ जाए टाइप ऑफ बैरियर, तो देख लीजिए पर्सनल बैरियर, पर्सन में साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो तो आपका बैरियर शो करेगा, जेंडर प्रॉब्लम हो तो शो करेगा, लेक ऑफ ऑनेस्टी ट्रस्ट हो तो शो करेगा, लेक ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी हो तो आपकी प्रॉब्लम शो करेगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो तो, या फिर आपके लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पर्सनल बैरियर है, जिसके अंदर जो पर्सन है उस पर्सन की जो आईपीआर है वो आईपीआर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अब आ जाता है नेक्स्ट अपन टाइप ऑफ बैरियर, जो बैरियर है उसका टाइप कौन कौन सा होता है। याद रखना बच्चा, आपके जो टाइप ऑफ बैरियर के बीच में सबसे पहले अपन देखते हैं सिचुएशनल बैरियर। पहला कौन सा आता है आपका सिचुएशनल बैरियर, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेटिंग, एडवर्स इन्वायरमेंटल सिचुएशन, लेक ऑफ, मतलब जितने भी आपकी जो सिचुएशंस है उन सिचुएशंस के रिगार्डिंग जो बैरियर आपके आएंगे वो आपके टाइप्स ऑफ बैरियर के अंदर पहला जो सिचुएशनल बैरियर है वो आता है। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो सोशियो कल्चरल बैरियर के अंदर जो अपना सेकंड टाइप पड़ा था सोशियो कल्चर, उसमें आपके कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, कोई इथेनिक डाइवर्सिटी होगी, कोई सोशल डाइवर्सिटी होगी, कोई लैंग्वेज चेंजेज है, कोई समाज का कोई माहौल चेंजेज है, कोई सोसाइटी चेंजेज है, वो सब के सब आपके क्या डिस्टर्ब या फिर आपके आईपीआर की बैरियर का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया आपका क्या आईपीआर। बच्चा क्या हुआ ये आईपीआर इंपॉर्टेंट। देखिए मैं तो केवल आपको जनरली इसके जो सॉल्यूशन है वो केवल मैंने आपको फिजिकली बेस पे नॉर्मली आपको समझाया है ना, केवल डायग्राम बेस पे मैंने आपको समझाया कि भाई आपको इसको क्वेश्चंस को इस टाइप से आपको राइट डाउन करना है। बाकी कंप्लीटली आपके पास में जो नोट्स है उन नोट्सों से आप इन क्वेश्चंस को आंसर पुटअप करना है और बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेकंड जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे वो है आपका कौन सा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, किसी भी पर्सन को गाइड करना, किसी भी पर्सन को काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है। भाई गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अब उस पर्सन को किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो पर्सन क्या करेगा, पर्सन बहुत परेशान होगा। अब उस सिचुएशन में अगर उस पर्सन के पास में कोई बढ़िया उसका फ्रेंड है जिसके साथ उसका अच्छा आईपीआर है, जो अपने पहले पढ़ा था, अगर उसका फ्रेंड है और उसके साथ में उसका बहुत अच्छा आईपीआर है तो डेफिनेटली वो फ्रेंड जो उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो फ्रेंड कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, एक गाइडेंस का काम करेगा। क्या करेगा, गाइडेंस का काम करेगा। और जब गाइडेंस का काम करेगा तो उस गाइडेंस के अंदर क्या करेगा, उस पर्सन की जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई ना कोई वो डेफिनेट सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, तो वो अपन पढ़ते हैं इस गाइडेंस और काउंसलिंग के अंदर, है ना, समझ में आया। तो गाइडेंस के अंदर क्या किया, उस पर्सन ने जो उसकी प्रॉब्लम थी तो उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, उसको समझाया कि भाई तू ऐसा काम कर जिससे तेरी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, और फिर उसने क्या बोला कि तू काम भी कर, साथ में मैं तेरे हेल्प भी करूंगा, मतलब काउंसलिंग भी करता रहूंगा। ठीक है, तो काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों जो है, पहले आपका गाइडेंस चलेगा उसके बाद में फिर आपकी काउंसलिंग चलती है। ठीक है, दोनों एक साथ में चलते हैं, याद रखना, पहले गाइडेंस चलेगा, फिर गाइडेंस का मतलब पर्सन का एक तरीके से एक मार्गदर्शन दिखाना। ठीक है, और फिर उसके उस मार्गदर्शन जो दिखाया उस मार्गदर्शन के प्रति फिर आप उसको क्या करते रहते हो, कंटिन्यू दिशा निर्देश करते रहते हो, वो आपका क्या कहलाता है, काउंसलिंग और गाइडेंस कहलाता है। याद रखना बच्चा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन बेस पे हो गया। अब बात करते हैं अपन डेफिनेशन। तो साहब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो गाइडेंस है वो गाइडेंस आपकी क्या करता है, जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको कॉप करवाएगा, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन दिलवाएगा, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको एक नए तरीके बताएगा जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपन किसके अंदर देखते हैं, गाइडेंस के अंदर देखते हैं। अब देखिए एक डिफरेंसेस है गाइडेंस और काउंसलिंग का, आप लिख लेना बच्चा, अगर आपके पास नहीं हो तो इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। ठीक है, कि जो गाइडेंस है गाइडेंस का और काउंसलिंग का दोनों में बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए
गाइडेंस है वो गाइडेंस आपका एज ए कॉम्प्रेसिव बेस पे काम करता है, और ये है आपकी डीप और नैरो की बेस पे, जिसमें क्या बताया था भाई, एक पहले तो आप मार्गदर्शन करवाओगे और फिर उसके साथ साथ में फिर उसको रिगार्डिंग कंटिन्यूटी आप उस पर्सन के साथ में कंटिन्यूटी रखोगे, तो वो आपके गाइडेंस और काउंसलिंग के बेस पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला बात करते हैं अपन पर्पज ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस और काउंसलिंग, भाई क्यों पर्पज पढ़ा, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्यों पर्पज पढ़ा, क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई अब इस काम को मैं कैसे करूं, अगर आपको उसी बीच में, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा, अभी मैंने आपको, जैसे आपको प्रॉब्लम है कि यार सीईटी में पता नहीं क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको एक रिगार्डिंग टू आपके कन्वेंस, रिगार्डिंग टू आपका माइंड सेटअप, मैंने आपको 6 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गया, ठीक है, कि बच्चा ये 6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। अब जब ये एक तरह क्या होगा, एक ऐसा गाइडेंस हो गया जिसमें आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और इस बेस पे फिर मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ वो एक क्या हो गया, वो काउंसलिंग बेस पे हो गया, जिसमें कि भाई आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को आंसर पुटअप करने, ठीक है। जो मैंने आपको जो सॉल्यूशन जो आपको बता रहा हूँ वो आपका क्या होगा, काउंसलिंग बेस पे, भाई बच्चा आपको पहले इंट्रोडक्शन रखना है, फिर डेफिनेशन रखना है, अगर टाइप दे रहा है तो फिर आपको टाइप करना है, अगर वो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो फिर प्रिंसिपल से आपको जवाब देने। तो ऐसे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको गाइडेंस करता जा रहा हूँ, मतलब एक काउंसलिंग आपकी कर रहा हूँ जो रिगार्डिंग टू उस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, एक पर्पज बेस पे अपन इनको देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने पर्पज है, और पर्पज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी जब गाइडेंस है, कोई भी काउंसलिंग है, तो अपन क्या करते हैं, अपन जो गाइडेंस देते हैं किसी पर्सन को, जो काउंसलिंग करते हैं रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम, रिगार्डिंग टू सिचुएशन, तो वो सब अपन इसके अंदर देखते हैं। तो कारण अपना पर्पज अपने देख लिया अलग अलग टाइप के। अब बात होती है आपकी इश्यूज ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग। जो नर्सिंग है, नर्सिंग फील्ड है, उसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग टू काउंसलिंग। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले आपका क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट काउंसलर्स के रिगार्डिंग आपके इश्यूज आते हैं, अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपके इश्यूज आते हैं, आपके जो प्रो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग आपके इश्यूज आते हैं, लेक ऑफ काउंसलिंग ट्रेनिंग फॉर नर्सेज, नर्सिंग फैकल्टी अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं आती तो उसके रिगार्डिंग आपके इश्यूज आते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है तो उसके रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लम था। तो मतलब ये सारे के सारे आपके इश्यूज है रिगार्डिंग टू काउंसलिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला। तो ये तो हो गया आपका, बिल्कुल ये सेकंड क्वेश्चन आपके, तो ये तो हो गया आपके इश्यूज ऑफ काउंसलिंग, ठीक है बच्चा। तो देखिए 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। पहला जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, पहला जो था वो आपका आईपीआर था और दूसरा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब अपन पढ़ते तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा, एबीएड। तो एबीएड बच्चा तो याद रखना, एबीएड अगर कहीं पे आए तो एबीएड का मतलब ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। तो आप अपनी एजुकेशन के अंदर, आप अपनी पढ़ाई के अंदर, आप अपने कोई भी आप जब कुछ नई चीज़ आप सीख रहे हो तो उसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से अपन अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जिसमें आप चार्ट यूज में लेते हो, आप ब्लैक बोर्ड यूज में लेते हो, है ना, आप कोई ऐसा प्रोसीजर आप देखते हो, है ना, प्रोसीजर को आप किसी भी आपके जैसा अभी मैं आपको यहाँ पे ये अपना एवीएड्स है, याद रखना ये जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है आपका एवीएड्स है। तो एवीएड्स का मतलब ऑडियो विजुअल एड, जिसमें आपको सीखने को मिलता है। तो देखिए ऑडियो मतलब विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज विच स्टिमुलेट एंड इन्फोर्स लर्निंग। तो जो आपको सीखने को सिखाता है। तो बिल्कुल अब देखिए मैंने आपको जहाँ पर आपको डायग्राम्स आना चाहिए वहाँ मैं आपको यहाँ डायग्राम भी बता रहा हूँ, जहाँ पर आपका डिफरेंसेस के अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ मैं आपको इसके बेस पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि हर चीज़ आपको समझ में आ रही है, हर चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, किसके बेस पे, इस ऑडियो विजुअल एड्स के बेस पे, किस पे, इस ऑडियो विजुअल, यही होता है आपका एवीएड्स, ठीक है बच्चा, यही क्या होता है आपका एवीएड्स। अब देखिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं पर्पज। तो साहब क्यों जरूरत है, क्या पर्पज है। तो साहब पहला तो एंटीडोट टू द डिजीज ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन, जो आपके मतलब डिजीज है उस डिजीज के रिगार्डिंग एंटीडोट का काम करता है आपका, ठीक है। दूसरा वेस्ट मोटिवेशनल होता है,
क्लियर इमेजेस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से, भाई आप क्लासेस देखते हो, क्लासेस के अंदर आप प्रॉपर डायग्राम आप देखते हो, प्रॉपर आप प्रोसीजर आप देखते हो, तो वो सब आपका ऑडियो विजुअल एड्स है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्या होता है, क्लैरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, आपका वेरियस एक्सपीरियंस रहेगा, वैरायटी ऑफ स्टिमुलेशन देखने को मिलेंगे, आपके रिटेंशन, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पर्पज है, जिसमें आपका रियलिज्म भी रहेगा, मीटिंग इंडिविजुअल, पॉजिटिव ट्रांसफर, तो ये सारे के सारे आपके पर्पज होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स यूज इन ईच एरिया, जो हर एक आपका एरिया है रिगार्डिंग टू एविएट, उसके अंदर आपके कौन कौन से प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। तो प्रिंसिपल्स के अंदर बच्चा याद रखना, हर एक चीज़ के अंदर, हर एक आपके एविएट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें आपके सबसे पहला अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रिंसिपल, भाई आपको किस चीज़ बेस पे आपको चाहिए, जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है, या फिर कोई जैसे आप ही देख लो, अब आपको ह्यूमन एनाटॉमिकल को आपको डिफाइन करना है कि भाई बॉडी के अंदर कितनी बोन हैं और कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप कंप्लीट जब चार्ट से आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा भाई स्कल यहाँ पर है, स्टर्नम आपका यहाँ है, रिब्स यहाँ पर है, ठीक है। तो इस टाइप से फिर आपको पूरा जो कंप्लीट आप जो डिफाइन अपन जो पढ़ते हैं वो सब आपका इस प्रिंसिपल्स बेस पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लिया अगला, अब अगला आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला तो अपन ने जो पढ़ा था वो आपके सिलेक्शन के बेस पे था, दूसरा आप पढ़ोगे वो प्रिपरेशंस के, भाई आप किस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। उस प्रिपरेशन के बेस पे आपको केवल ब्लैक बोर्ड से काम चल जाएगा, या आपको चार्ट भी चाहिए, आपको वीडियो भी चाहिए। देखिए आजकल कंपटीशन के एग्जाम में वीडियो बेस के क्वेश्चन आने लग गए, तो उस बेस पे आपको वीडियो भी चाहिए। तो हर एक चीज़ जो आपका रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन है उसके बेस पे फिर आपको जिस वो भी ऑडियो वीडियो एड्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उस बेस पे आप अपना ऑडियो वीडियो एड्स तैयार करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला प्रिंसिपल आपका हैंडलिंग के बेस पे। भाई जो आपका हैंडलिंग है ना, आपकी मतलब किस बेस पे आप दे रहे हो, आप कीपिंग के बेस पे रख रहे हो, सेफ्टी के हिसाब से आप उस अपने मतलब जो भी आपका जैसे जो भी फैसिलिटीज़ है उसके बेस पे आप जब देखते हो तो वो सब आपका किसके अंदर रहता है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडलिंग के बेस पे देखते हैं। अगला है ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसा अभी मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पीपीटी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आपको पीडीएफ फाइल के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, मेरे को हर एक चीज़ को लिख करके समझाना नहीं पड़ रहा, यहाँ बस मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और हर चीज़ आपके सामने ओपन हो रही है, आपको समझ में भी आ रही है, हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशंस के बेस पे भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, आपका रेस्पॉन्स के बेस पे अपन देखते हैं, और आपका लास्ट इवेल्युएशंस के बेस पे। तो ये सारे के सारे क्या है आपके बच्चा याद रखना। देखिए मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से, मैं केवल आपको एक गाइडेंस कर रहा हूँ कि आपको किस टाइप से लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ जो आपको कर रहा हूँ वो केवल एक मेरा गाइडेंस है कि बच्चा आपको इस टाइप से पेपर करना है और आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, बाकी आपको अपने बेस पे आपको जो आपके नोट्स है नोट्स से आपको पढ़ना है, ठीक है। बस मेरा क्या रहे, मेरा जो ये पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उस पेपर का मेन मोटिव क्या है कि आपको एक गाइडेंस बता सको कि बच्चा इस टाइप से आपको पेपर को सॉल्व करना है ना। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए कंप्लीट आपके। अब नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमन क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए ऑडिटरी एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं। ऑडिटरी एड्स के अंदर आपके टैप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ईयरफोन, ये सारे आपके ऑडिटरी जो आपको गाने सुनने के काम में आएंगे ना, यानी कि आपको सुनने के लिए रिगार्डिंग होते हैं। और विजुअल एड्स की बात करें तो विजुअल जिसमें आप देख सको तो इस भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका प्रोजेक्शंस के बेस, मतलब नो रिक्वायरिंग प्रोजेक्शंस के बेस पे देखें तो चॉक बोर्ड, फिर आपके फिनेल ग्रो अप, और आपका एग्जीबिट जो अपन एग्जीबिशन जो लगाते हैं ना, एग्जीबिशन आपके पोस्टर्स, ये सारे के कैसे होते हैं आपके कौन से होते हैं, ये आपके नॉट रिक्वायरिंग प्रोजेक्शंस के बेस पे होते हैं। अब आप आते हैं रिक्वायरिंग प्रोजेक्शन, तो इसके बेस पे जो होते हैं आपके स्लाइड्स है, फिल्म जो आपकी चल रही है, स्ट्रिप्स है ना, आपके एपिडोस्कोप है, OHP है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये आपके रिक्वायरिंग प्रोजेक्शन एड्स होते हैं, ठीक है। अब ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर देखें तो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आपके देखिए एनी इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस दैट कैन हियर एज वेल एज सी, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो आपको सुनना भी सकती है और दिखा भी सकती है, वो सब आपकी ऑडियो विजुअल एड्स होती है। याद रखना बच्चा, और दोनों नाम आ रहा, ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, जिसमें आपको दिखाई भी देता है और आपको सुनाई भी देता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ कोई अगर मैं वीडियो चलाता हूँ तो वो वीडियो आपको सुनाई भी देगा और आपको दिखाई भी देगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रेडिशनल। तो जितने भी आपके ट्रेडिशनल आपके जो फोक सॉन्ग होते हैं, जो कठपुतली वगैरह के जो डांस वगैरह जो करवाते हैं अपन, ड्रामा जो होता है, वो सब आपके का ट्रेडिशनल होते हैं। नेक्स्ट आपके बात करते हैं मिसलेनियस के क्या, तो आपके जो बुकलेट्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो सब आपके मिसलेनियस होते हैं। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं एड्स थ्रो एक्टिविटी। तो जितने भी आपकी स्कूल एक्टिविटी है, आपके ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेन, ये सब के सब आपके क्या है, एड्स थ्रो एक्टिविटी है। ये देखिए पहला अपन बात करते हैं चॉक बोर्ड। देखिए अलग आपको क्वेश्चंस में चॉक बोर्ड को डिफाइन करवाया गया। तो ये देख लीजिए चॉक बोर्ड, आप शुरू आप कंटिन्यूस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे चॉक बोर्ड पे। चॉक बोर्ड का होता है, तो ये चॉक बोर्ड है बच्चा, ठीक है। और इस चॉक बोर्ड को अपन, ये भी आपका AV8 के अंदर आता है। अब अगर बात करें चॉक बोर्ड की, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका फिक्स्ड होता है किसी एक जगह पे, और दूसरा आपका पोर्टेबल, जिसको आप इधर से उधर लेके जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो बोर्ड है, वो बोर्ड की साइज़ की बात करते हैं। 5 मीटर से 6 मीटर बोर्ड की साइज़ होती है। रफ एकदम सरफेस रहेगा, है ना, और आपका डल रहेगा। राइटिंग शुड बी इजीली, ऐसा रहेगा जिससे आपको हैंड राइटिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है आपके किसके, बोर्ड के। अब बात करते हैं अपन स्किल्स के बारे में। तो स्किल्स की बात करें तो जो चॉक बोर्ड है उसकी स्किल्स कुछ अलग टाइप्स की होती है, जिसके अंदर अपन के आपके मतलब जो बात करें तो डोंट राइट एवरीथिंग ऑन चॉक बोर्ड। अपन हर चीज़ को अपन चॉक बोर्ड पर नहीं ले सकते। जो चीज़ें आपको जिस बेस पे आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, उस बेस पे आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके स्किल्स बेस्ड होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए कभी फिंगर वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करनी है आपको, ओनली हमेशा रब भी करना है। तो डस्टर, ये सारे के सारे चॉक बोर्ड के रिगार्डिंग क्या है, आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपको मतलब एक तरीके से आपको प्ले करना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है एडवांटेज की। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो यह क्या करता है, यह आपको कन्वेंट करता है ग्रुप टीचिंग के रिगार्डिंग, कैप्चर अटेंशंस के रिगार्डिंग, है ना, ड्रिल और रिविजन्स के बेस पे भी आपको ये आपका जो चॉक बोर्ड है, वो चॉक बोर्ड रोल प्ले करता है। लिमिटेशन की देखें तो लिमिटेशन के अंदर क्या होता है भाई, अपन सब जानते हैं। अभी जैसे एक लिमिट होती है कि भाई अगर आपका बोर्ड यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसमें जितनी चीज़ें इस बोर्ड की कैपेसिटी उस बेस पे ही आप लिख पाओगे। अगर आपको बड़ा लिखना है तो आपको बार बार में क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है जो आपको देखनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो है क्या था आपका AV8। रखना बच्चा, याद रखना। तो अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। AV8 अपना कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पर्पज से। मेरा तो ये जो क्वेश्चंस के मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं केवल आपको आपका केवल उस आपको एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको इस टाइप से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अपने बेस पे आपको तैयार कंप्लीट जब आप एग्जाम में दोगे, तो अगर आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको जो उसने क्वेश्चन जो पूछा है उसी बेस पे आपको आंसर पुट अप करना है। चलिए अगला पढ़ते हैं अपन, एजुकेशन या टीचिंग प्रोसेस। एजुकेशन क्या होती है, टीचिंग प्रोसेस क्या होती है ना। तो इट इज़ नॉट द, बिल्कुल देखिए एजुकेशन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि इट इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड ऑफ थिंकिंग। जो आपका एजुकेशन है वो किसी चीज़ को सीखना ही नहीं, उसके साथ साथ में, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, यानी आपके माइंड को ट्रेन करना, आपके माइंड आपकी थिंकिंग को ट्रेन करना, आपकी थिंकिंग को सेटअप बनाना, आपका क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एजुकेशन। तो देखिए द वर्ड एजुकेट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर। एजुकेयर से आया था आपका, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट, हर तरीके से ब्रिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज टू प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर। बिल्कुल, जब एजुकेशन है वो एक ह्यूमन पर्सन की जो डिजायरेबल है, जो ह्यूमन पर्सन की जो एक अपन बोल सकते हैं एक पर्सन की जो एक बिहेवियर, उस बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट देखिए अगला, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो देखिए आपका क्वेश्चन याद रखना, आपका क्वेश्चन तो एजुकेशन पे आ सकता है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दोनों में से किसी एक पे भी आ सकता है। छोटा जो आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वो जिसमें आपको 16 नंबर का जो क्वेश्चन बड़ा होता है, उसमें से जो आपके 3 जो भाग डिवाइड होते हैं, तो वो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपका एजुकेशन पूछ सकता है, फिर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूछ सकता है। तो देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स मैनी वेरिएबल, दीज वेरिएबल्स इंटरेक्ट एंड लर्न्स वर्क टूवर्ड देयर गोल एंड इनकॉम्प्रेट। मतलब आपकी नॉलेज को बढ़ाना, आपके इंक्रीमेंट्स को बढ़ाना, वो सब आपका क्या कहलाता है, टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस कहलाता है। मैक्सिमस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। देखिए मैक्सिमम टीचिंग के अंदर अपन क्या देखते हैं, नॉन टू अननोन, कोई आपके नॉन चीज़ है उसके बेस पे अननोन के बारे में इंफॉर्मेशन देखना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल बेस से कॉम्प्लेक्स के बेस, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपको समझना सीखना है ना, कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, एक कॉन्सेंट्रेट से आपको एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे जाना, पर्टिकुलर टू जनरल बेस पे जाना, होल टू एक होल एरिया से एक छोटे स्मॉल पार्ट तक जाना, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल प्रोसेस तक जाना, और आपका इंडेक्शन टू डिडक्शन के बेस पे, और आपका एम्पिरिकल से रैशनल और एनालिसिस टू सिंथेटिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके मैक्सिमस ऑफ टीचिंग होते हैं। अब इनके बारे में आपको हर चीज़ को डिफाइन, देखो हम यहाँ आपको हर एक टॉपिक है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने आपको डिफाइन नहीं किया, बस मैंने आपको केवल वो एक इंडिकेशन दिया कि हाँ ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत 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 आपकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। अब बात करते हैं अपन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग है उसके जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। तो एम को डिफाइन करना, एक्टिविटी को देखना, प्रिंसिपल्स ऑफ करलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ये सारे के सारे क्या है आपके प्रिंसिपल्स है टीचिंग के, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखिए कौन कौन से आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यूनिटरी, इंडिविजुअल, आपका पर्पजिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो लर्निंग है उस लर्निंग प्रोसेस को क्या की जाती है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक। तो याद रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, और इसके मैक्सिमस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है टीचिंग के, और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन कीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक व्यू बता दिया, एक वे बता दिया कि आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप करना है। बस आपकी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपको ब्रीफली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चा, याद रखना, हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका इवैल्यूएशन। जो क्वेश्चन था आपका इवैल्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन क्या होता है, तो डेफिनेशन की बात करें तो इवैल्यूएशन में भी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ विच एजुकेशन, यानी कि भाई कोई चीज़ है उसको अपन इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब किसी के बारे में जो कोई प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज मिलती है ना, उसको अपन इवेल्युएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो सब आपका क्या कहलाता है, इवेल्युएशंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इवेल्युएशंस कहलाता है। अब बात करें टूल एंड टेक्निक, जो इवेल्युएशन है उसकी टूल एंड टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, तो देखिए टेस्टिंग प्रोसीजर के बेस पे अपन इवेल्युएट को प्रोसेस को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक के बेस पे, ऑब्जर्वेशन मेथड के बेस पे, और प्रोजेक्टिव मेजर्स के बेस पे, ये सारे के सारे क्या है आपके टूल्स है। और अब बात करें टेस्टिंग प्रोसीजर, तो टेस्टिंग के अंदर आपको रिटर्न टेस्ट अपन करवा के उसको इवेल्युएट, बिल्कुल इवेल्युएशन मतलब भाई कि कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, वो पर्सन कितना, अपन बोलते हैं ना भाई आज मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब रहेगा आपका इवेल्युएशन कि आप इन क्वेश्चन से कितना सीखते हो, इन क्वेश्चन को आप कितना ग्रहण करते हो, कितना आपके अंदर इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपके पास में जो आंसर है वो कितना आप पुटअप करते हो, वो आपका इवेल्युएशन होता है, ठीक है। वही कंडीशन क्या कहलाते हैं आपकी इवेल्युएशन। अगर इसके आपको टेस्टिंग प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर अपन रिटन टेस्ट करवाते हैं, वर्बल टेस्ट होता है, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, किसके रिगार्डिंग, आपके टेस्टिंग परफॉर्मेंस के बेस पे। अब बात आती है स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, जो इवेल्युएशन है उसके स्कोप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वैल्यू जजमेंट होगा आपका, इफेक्टिवनेस रहेगा, आइडेंटिफाई, मतलब हर एक चीज़ को हर एक बेस पे इवेल्युएट करना कि पर्सन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसका आंसर दे रहा है, वो सब आपका क्या कहलाता है, इवेल्युएशन कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है, इवेल्युएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए सिंपल सा आपका, मैंने केवल आपको उस बेस पे समझाया कि हाँ आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आपका इससे, या फिर ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा, आपको देखिए ये तो सिंपल वे है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको तो पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे, याद रखना। अब आ जाइए नंबर 6 पे, वो है आपका पहला शॉर्ट नोट। सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की बात करें तो डॉक्टर एलन एंड हिज ग्रुप इवॉल्व माइक्रो टीचिंग के बारे में 1963 के अंदर अमेरिका में डिफाइन किया गया है सबसे पहले, ठीक है।
क्या होता है इसके अंदर, एक लगभग स्मॉल यूनिट जिसमें 6 से 10 मेंबर के लोग होते हैं, है ना, और वो लोग क्या होते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर फिर क्या होता है एक माइक्रो टीचिंग, ओनली 5 से 10 लोगों के बीच में माइक्रो टीचिंग प्रोसेस होती है बच्चा। डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लासेस साइज इन क्लासमेट, ठीक है। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है, जैसे सपोजली अभी 5-10 लोग मेरे सामने बैठे हुए और मैं उनको टीच करवा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या हुआ, एक माइक्रो टीचिंग हुआ, ठीक है। क्या हुआ, माइक्रो टीचिंग हुआ। देखिए माइक्रो टीचिंग के अंदर कुछ स्टेप्स होती है, जिसमें सबसे पहले स्टेप आते हैं आपकी माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। आपके 2 आवर से 2 दिन तक का जो प्लान रहेगा वो माइक्रो लेसन प्लान रहेगा। स्टेप 2 के अंदर अपन टीच जो आप पढ़ाते हो वो रहेगा। 3rd के अंदर आपका फीडबैक सेशन, जो आपने पढ़ाया उसका क्या फीडबैक आपको मिल रहा है, ठीक है। 4th के अंदर रीप्लान, फिर आपने नया अब आगे नेक्स्ट क्या प्लान करना है, रीटीच अनदर ग्रुप, अब उसके बाद में अनदर ग्रुप और आया आपका, उसको आपको रीटीच करना है, और री फीडबैक। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंदर देखते हैं अपन, माइक्रो टीचिंग साइकिल के अंदर देखते हैं। और टोटल की बात करें तो लगभग 30 मिनट का आपका टाइम रहता है इस माइक्रो टीचिंग का। नेक्स्ट आ जाइए आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। अगला जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सा आपका, क्राइसिस मैनेजमेंट। और क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करें तो जो क्राइसिस है वो आपका मेनली मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक तो होता है डेंजर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटीज। जो डेंजर अपॉर्चुनिटीज होती है, क्राइसिस है ना, यानी कि ऐसे जो हजार्ड्स जो होते हैं या फिर ऐसा मैनेजमेंट जो होता है जिसमें आपका डेंजर अपॉर्चुनिटी जो होती है उनको आपको किस टाइप से मैनेज करना है। तो क्राइसिस का मतलब एनी इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू एन अनस्टेबल एंड डेंजरस सिचुएशन अफेक्टिंग ए इंडिविजुअल। एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन जो किसी इंडिविजुअल पर्सन को, ग्रुप को, है ना, और जितने आप और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या कहलाता है, क्राइसिस। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर अपन बहुत सारे मैनेजमेंट अपन करते हैं जिस आपके क्राइसिस के बेस पे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से मैनेजमेंट है। तो रिकवरी अपन करेंगे, तो क्राइसिस मैनेजमेंट की साइकिल देखिए, रिकवरी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना, क्या होगा, रिकवरी होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका प्रिपरेशंस होगा, प्रिवेंशंस होगा, रेस्पॉन्स। ये सारे के सारे क्या है आपके क्राइसिस मैनेजमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्राइसिस हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में। अगला आ जाइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जौहरी विंडो, ये भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जौहरी विंडो जो टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम पर्पज से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जौहरी विंडो के अंदर क्या पूछता है वो, कि जौहरी विंडो क्या है। तो देखिए बच्चा मैं एक सिंपल से बता देता हूँ। जौहरी विंडो के अंदर मैंने अपन 4 चीज़ें देखते हैं। जौहरी विंडो के अंदर अपन मेनली क्या देखते हैं, 4 चीज़ देखते हैं। पहला आपका आता है नॉन टू सेल्फ और नॉन टू अदर, ठीक है। अगर किसी पर्सन को आपको देखना है कि वो किस टाइप का पर्सन है, तो अगर पर्सन अपने खुद के बारे में जानता है और दूसरों अदर लोगों के बारे में जानता है तो वो कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। दूसरा आ जाइए नॉट नॉन टू सेल्फ, ठीक है, वो खुद के बारे में नहीं जानता, नॉट नॉन टू सेल्फ, लेकिन अदर के पर्सन के बारे में जानता तो वो ब्लाइंड रहेगा। और अगर नॉट भाई दूसरों के बारे में नहीं जानता, खुद के बारे में जानता है तो वो हिडन रहेगा। और यहाँ पर ना तो वो खुद के बारे में जानता ना वो दूसरों के बारे में जानता, तो वो कैसा रहेगा, अननोन रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या है आपके जौहरी विंडो है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। अपने खुद के अवेयर क्यों आया था ये जौहरी विंडो, अपने खुद के अवेयरनेस पे, कि आप लोगों को कितना जानते हो, खुद को कितना जानते हो, ठीक है, लोगों के रिलेशन, लोगों के बिहेवियर को आप कितना जानते हो, वो सब आप इस जौहरी विंडो के बेस पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो क्या आपका जौहरी विंडो। अब नेक्स्ट आता है आपका चौथा पॉइंट, वो है आपका ग्रुप डायनेमिक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डायनेमिक, ठीक है। तो क्या होता है ग्रुप डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब फोर्सेज, इट रेफर्स टू द फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द ग्रुप। जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक फोर्सेज, एक इंटरनल जो फोर्सेज होता है वो आपका ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। इट्स कंसर्न विद द डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। जो फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है वो आपका इस ग्रुप डायनेमिक बेस पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप के अंदर जो पर्सन है, जो पीपल है, वो क्या होता है, बाय फेस टू फेस क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। किसके अंदर, आपके इस ग्रुप डायनेमिक के अंदर। ऑब्जेक्टिव देख लिए तो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सोशल प्रोसेस दैट इम्पैक्ट ऑन ग्रुप डेवलपमेंट,
परफॉर्मेंस, है ना, इसकी स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, ग्रुप डायनेमिक के। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर देखिए द मेंबर ऑफ द ग्रुप मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। जो ग्रुप है उस ग्रुप के रिगार्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग कंडीशन में रहेगा, है ना। चेंज इन वन पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप, जो अदर ग्रुप है उसके रिगार्डिंग वो क्या रहेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चेंज रहेगा। नेक्स्ट आ रही है अपन चेक लिस्ट। अगला जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, चेक लिस्ट। बच्चा मैं ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक जो बता रहा हूँ वो आपका कैसा रहने वाला है, जो आपके टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको एक इंट्रैक्शन दे रहा हूँ कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करना है, बाकी तो फिर आंसर आपको खुद को अपने बेस पे देना है। चेकलिस्ट देख लीजिए, चेकलिस्ट पे देखिए चेकलिस्ट क्या होता है, तो चेकलिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्स कैटेगरीज दैट रेस्पॉन्स चेक इन इफ एप्रोप्रिएट। कोई भी चीज़ जिसको अपन चेकलिस्ट करते हैं, अपन बोलते हैं ना यार इसको चेकलिस्ट करना है कि भाई इसको एक ऐसे क्रमांक के अंदर जमाना है, सेट करना है, ताकि जब आप कभी दोबारा से उस चीज़ को देख सको तो आपको हर चीज़ सेटअप बाय सेटअप दिखाई दे मिल जाए, ठीक है ना। तो टू डू लिस्ट यानी कि वही बात है, मैं क्या था एक लिस्ट के अंदर सेट करना आपका क्या कहलाता है, चेकलिस्ट कहलाता है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल चेकलिस्ट के अंदर, तो प्लीज चेक ऑल द कैटेगरी अप्लाई टू यू, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वो सारे की सारी मतलब हर एक चीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर सेट करना आपका क्या कहलाता है, चेकलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, चेकलिस्ट कहलाता है, याद रखना बच्चा। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हुए आपके कंप्लीट, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना बच्चा, आपके 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए। पहला आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप IPR के बारे में क्वेश्चन बनेगा, दूसरा आपका गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन बनेगा, तीसरा आपका AVETS के बारे में क्वेश्चन बनेगा, चौथा आपका या तो एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है या फिर आपसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, पांचवा आपका एवेल्युएशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और शॉर्ट नोट्स में अंदर आपके माइक्रो टीचिंग, क्राइसिस इंटरवेंशंस, जौहरी विंडो और आपके ग्रुप डायनेमिक और लास्ट में आपका चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। बस मेरा मेन कन्वे था, मेरा मेन मोटिव ये था, ठीक है, मैंने आपको केवल सिंपल ऊपर सुपरफिशियली बेस पे मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। बाकी आपके पास जो नोट्स है उन नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। बस क्वेश्चंस ये याद रखना, ये जो 6 क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा क्या रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए बच्चा, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आप लोगों की सक्सेस, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।